आज जिस देवदाह और रामग्राम की चर्चा पूरे प्रदेश से लेकर संसद तक है, उसकी अलग महाराजगंज में सन 1995 में जवाहरलाल नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर परशुराम गुप्त ने 1995 में ही अलग चला दिया था। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर परशुराम गुप्त जी हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि रामग्राम को लेकर के क्या रिसर्च आपके रहे हैं और आपने एक किताब भी लिखा था जिसका विमोचन जो है 1998 में हुआ था। सर, आप इस क्षेत्र में कब से काम कर रहे थे और क्या हासिल हुआ आपको, जैसे आपको लगा कि हाँ, यही वो रामग्राम स्थल है? क्योंकि रामग्राम स्थल की लड़ाई अन्य ज़िले भी लड़ रहे थे। वहाँ के लोग भी ये बात प्रमुखता से कह रहे थे कि रामग्राम हमारे ज़िले में है, गोरखपुर में है, देवरिया में है, कुशीनगर में है। जबकि आपने ये सिद्ध कर दिया अपने बुक में कि ये रामग्राम जो स्थल है, वो स्थल यही है, अपने महाराजगंज में ही। राजगंज में मैं 75 में आया और यहाँ आने के पश्चात एक मेरी सेवा संस्था बनी उन्मेष साहित्य कला सेवा संस्थान महाराजगंज। तो उन्मेष के बैनर के नीचे तमाम वर्क हुए। उसका अपना एक रिसर्च विंग था। जिस समय उन्मेष का रजिस्ट्रेशन हुआ 95 में, उस समय इसके रिसर्च विंग ने काम करना शुरू किया और उसी समय हमको ये पता चला कि इस जनपद में भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित 2 विशेष स्थल हैं और जैसे ही ये पता चला तो वैसे ही मैं सक्रिय हुआ। देवदाह गया, उस समय वो बनरसिया कहलाता था, बनरसिया तो आज भी कहलाता है। इधर चनकी घाट से होता हुआ और स्कूटर से मैं देवदाह गया उस समय और उसके बाद हमारी गतिविधियाँ जो है प्रारंभ हुईं। और उसके बाद हमारे मन में एक इच्छा हुई, उस समय जितने भी डीएम आते थे उनसे हम भेंट करते थे और उन्हें देवदा और रामग्राम से संबंधित जो है पत्रक सौंपते थे। तो वो तमाम फ़ोटोग्राफ वगैरह की समस्याएँ आती थीं, तब हमारे मन में आया कि क्यों ना इस पे एक पुस्तक लिखा जाए। और उस समय पुस्तक का लेखन प्रारंभ हुआ और जब वो पुस्तक तैयार हुई तो 98 में उसका विमोचन हुआ। संयोग से उसी समय देवदा रामग्राम महोत्सव भी यहाँ पे मनाया गया, बड़े पैमाने पे। और ये पुस्तक भी छपी और उसके बाद बड़ी तेज़ी के साथ इस पर काम शुरू हुआ। यह जो क्षेत्र है, वो भगवान गौतम बुद्ध से संदर्भित ये दोनों जो स्थल हैं, देवदा जो है, जो कि इस समय जिसे बनरसिया कला कहा जाता है, वह भगवान गौतम बुद्ध की ननिहाल है। और जो रामग्राम है, रामग्राम तो भगवान गौतम बुद्ध की समाधि ही है। इसके संदर्भ में अ, हम आपको ये बताएँ कि बहुत पहले, भगवान गौतम बुद्ध से भी पहले यह जो क्षेत्र था, ये कठजमुनी के वृक्षों से भरा पड़ा था और उस समय ये कुष्ठ रोग के निदान का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। तो उसी समय बनारस से वहाँ के जो राजा थे, उनका नाम था राजा राम। उनको कुष्ठ रोग था। तो कुष्ठ रोग के निवारण के लिए वो इस क्षेत्र में आए और उसी समय जो शाक्य राजकुमार और राजकुमारियाँ थीं, उनको भी निष्कासन मिला था। तो उनकी जो बड़ी राजकुमारी थी पिया, उसको भी कुष्ठ रोग था। तो दोनों का एक आश्रम में उपचार हुआ, दोनों ठीक हुए और ठीक होने के पश्चात राजा राम को लेने के लिए बनारस से इनके राजकुमार आए, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। जो कठजमनी के वृक्ष थे, जिनको कोल वृक्ष भी कहा जाता है, उन्होंने कहा कि इन्हीं कोल वृक्षों को काट कर हमारे लिए एक राजधानी का निर्माण करें। और उस राजधानी का नाम चूँकि राजा राम ने करवाया था, तो उसका नाम रामग्राम हुआ। और उसी समय इन दोनों का आपस में पिया का और राजा राम का आपस में विवाह संबंध हुआ और विवाह संबंध होने के पश्चात इनकी 16 जुड़वी संतानें पैदा हुईं और संयोग से सारे के सारे राजकुमार। तो इन्हीं में से एक राजकुमार का विवाह संबंध जो है वो देवदाह की राजकुमारी के साथ हुआ और तब से कोलियों का प्रवेश देवदाह में प्रारंभ हुआ। बाद में जिस समय भगवान गौतम बुद्ध हुए,
तो उस समय उनकी जो माता थी महामाया, जो कि उनको जन्म देने के 7 दिन बाद ही जिनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उनका लालन-पालन उनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी उसने किया था। तो ये दोनों इन दोनों का ही संबंध कोलिय जनपद से था। बाद में जब भगवान गौतम बुद्ध का विवाह हुआ यशोधरा के साथ, तो वो यशोधरा भी उसका भी संबंध कोलिय जनपद से था। तो इस तरह से जो कोलिय जनपद का संबंध था भगवान गौतम बुद्ध के साथ, वो बड़ा प्राचीन था। और इस तरह से यह जो प्रांत है जिसे कि उस समय कोलीय प्रांत कहा जाता था, तो उन्हीं जो कोलीय जनपद था उस समय जिसकी स्थापना जो है वो राजा राम ने की थी, जो कि बनारस के राजा थे। और उसके बाद जो उनके 32 राजकुमार थे, बाद में इसी कोलीय जनपद को उनमें विभाजित कर दिया गया। और ये सारा का सारा क्षेत्र जो महाराजगंज का क्षेत्र है, रोहिन के पूरब का क्षेत्र, वो सारा का सारा क्षेत्र उसमें आ जाता है। तो यहाँ से लेकर के और गोरखपुर के पार्श्व तक ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये कोलीय क्षेत्र ही कहलाता है। विशेषता ये थी कि कोलीय रोहिन नदी के पूरब की तरफ थे और रोहिन नदी के पश्चिम की तरफ शाक्यों का क्षेत्र था। तो रोहिन नदी के पूरब का जो क्षेत्र था कोलीय होने के कारण जो रामग्राम की स्थिति थी वो यहीं पर थी और उस तरफ जो है वो देवदाह की स्थिति थी। अ, जो डॉक्टर राजबली पांडे हैं उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी है उसमें उन्होंने जो रामगढ़ ताल है उसको रामग्राम बताया था। लेकिन जो रामगढ़ ताल है उसके आसपास कहीं पर भी ये रोहिन नदी नहीं है, ये जिसको रोहिणी नदी पहले कहते थे, तो वो रोहिन नदी वहाँ पर उसका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। और चूँकि रामग्राम जो है कोलीय जनपद की राजधानी थी, तो इसलिए वहाँ होने का उसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, वो इसी क्षेत्र में थी। और जब इस पर हमने वर्क करना शुरू किया तो पहले मैं देवदा गया और देवदा की पहचान पहले से ही जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो प्राचीन इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष थे उन्होंने भी वहाँ पर काफ़ी काम किया था पहले। और जब वहाँ पर वहाँ का हमने सर्वे किया तो हमने देखा कि वहाँ पर ईंटों का स्तूप हमको मिला बुढ़िया माई के थान पर। महाराज अंजन का जो राजमहल था उसका टीला लगभग ढाई एकड़ में फैला हुआ, वो आज भी है। और उसके सामने जो है एक विशाल स्तूप जो कि ईंटों के ढांचे पर जो है वो टिका हुआ है। तो उस स्तूप के बारे में जब हमने पढ़ा तो पता चला कि 1991 में उसका उत्खनन हुआ था खाँच लगा कर के। और उसके अंदर जो है 2 जली हुई जो है कोठरियाँ पाई गई थीं। हमें ऐसा लगता है कि वह जो स्तूप है उसमें भगवान गौतम बुद्ध की माँ जो महामाया हैं और उनकी जो मौसी महाप्रजापति गौतमी हैं, उन्हीं के अस्थि अवशेषों पर जो है वो स्तूप बना हुआ है। और उसी समय संयोग से मैं रामग्राम पहुँचा। उन्मेष के संरक्षक मंडल का गठन हो रहा था, तो उसके गठन के लिए जो चौक क्षेत्र है, वहाँ से एक सज्जन को उसमें हमें शामिल करना था। मैं उनके पास पहुँचा और उन्होंने उसकी सदस्यता ग्रहण की, लेकिन संयोग से उसी समय बारिश होने लगी। अब ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो गोरक्षनाथ जी का मंदिर है, उसी के आगे जो पोर्टिको है वहाँ जाकर के मैं खड़ा हो गया। उस समय उसी के बगल में खपड़ैल था और वहाँ पर डाकखाना हुआ करता था। तो उसके जो डाकपाल थे रामलखन पटेल, वो बाहर ही खड़े हुए थे। तो मेरा उस समय देवदा रामग्राम पे काफ़ी वर्क चल रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आस-पास कहीं आपने किसी खंडहर को देखा है? तो बोले नहीं साहब खंडहर तो नहीं हमने खोह को देखा है। खोह को खोह मतलब एक अब खोह गड्ढा समझ लीजिए एक बड़ा-सा गड्ढा। तो अ,
इनको ऐसा पता चला कि वहाँ पर कुछ डकैत आए थे और उनको ये पता था कि उसके अंदर काफ़ी कीमती सामान जो है वो गड़ा हुआ है। तो उसको निकालने के लिए वो आए वहाँ पर और जैसे ही वहाँ पर वो पहुँचे तो उनको एक नाग ने दौड़ाया और रामग्राम स्तूप के बारे में कहते हैं कि उसकी रक्षा नाग करते हैं। अ, और जैसे ही हमको ये पता चला कि इस तरह की घटना घटित हुई है, तो मैंने राम लखन जी से कहा कि क्या उस स्थान पे आप ले चल सकते हैं हमको? तो इसके लिए वो तैयार हुए। हमारी जो मोटरसाइकिल थी उस पर वो बैठे। 2 मोटरसाइकिल थी उस समय हमारे पास। एक राजदीपक की मोटरसाइकिल थी, एक हमारी थी। तो उस पर वो चढ़ कर के और 7 किलोमीटर का चक्कर लगा कर उस समय वो रामग्राम पहुँचे, रामग्राम के स्तूप पे। कन्हैया बाबा का थान उस समय कहा जाता था, आज भी कन्हैया बाबा का थान ही आम जनता उसे कहती है। और जब वहाँ पे मैं पहुँचा तो मैं देख कर के दंग रह गया। ईंटों का विशालकाय स्तूप, उसके बगल में पुष्करणी और आगे जो है सामनेर बिहार के खंडहर जिसे मोनेस्टी कहते हैं, दूर-दूर तक फैले हुए लगभग 10 एकड़ में फैले हुए। और इसका सारा इतिहास मैं पहले से ही पढ़ चुका था। जो फेनसांग था, फेनसांग भी इस स्थान पर आया था और उसने भी अपना वर्णन दिया है। ईंटों ईंटों का स्तूप और आगे सामनेर बिहार के खंडहर, वो आज भी वहाँ हैं। सर आपने अपनी किताब में ये बताया हुआ है कि 2 चीनी यात्री भी यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने भी यह सिद्ध किया था कि ये रामग्राम वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध की 8वां अस्थि भाग जो है वो यहाँ पे रखा गया है। हाँ, ह्वेनसांग यहाँ पे आया था, युआंगचांग जिसको बोलते हैं और युआंगचांग ने अपना जो यात्रा विवरण लिखा है, उस यात्रा विवरण में वो कहता है कि मैं वहाँ पे पहुँचा रामग्राम स्तूप पे। ईंटों का एक विशाल स्तूप उसने देखा, बगल में पुष्करणी देखी और सामने जो है उसने करीब 10 एकड़ में सामने बिहार जिसको मोनास्ट्री कहते हैं, उसके खंडहर भी उसने देखे। ये उसने स्वीकार किया है। ये सारा विवरण हमारे पास है। हाँ, हाँ, हाँ। पुष्करणी एक जिसको हम सरोवर कहते हैं या तालाब कहते हैं, उसको उस समय पुष्करणी कही जाती थी। और उस पुष्करणी की विशेषता ये थी कि कोलीय जनपद के जो मुखिया होते थे, उनका जब राज्याभिषेक होता था, तो उसी पुष्करणी के जल से होता था और वो पुष्करणी आज भी वहाँ पर उपस्थित है। रामग्राम के आस-पास में करीब 7 पुष्करणी है, जिसे हम लोग सरोवर या फिर छोटे-छोटे तालाब कह सकते हैं, वो चीज़ें वहाँ अगल-बगल है और काफ़ी मनोरम दृश्य है वहाँ पे। देखते ही उस टीले के अगल-बगल आपकी नज़र जब जाएगी तो आप देखेंगे कि 7 तालाब ऐसे देखने को मिलेंगे और खूब अच्छी-सी शांति होती है वहाँ पे। और सर ने बताया कि वहाँ उस जल से कोली जनपद के राजा का स्नान होता था, बहुत ही राज्याभिषेक होता था और उस तालाब के पानियों के बारे में सर कुछ बताएँ? तालाब का पानी काफ़ी वो जो पुष्करणी थी उसका पानी काफ़ी पवित्र माना जाता था और उसके जल से मैंने बताया कि अभी जो कोलिय जनपद के प्रमुख होते थे, उनका राज्याभिषेक किया जाता था। हुँ। अब जाकर के रामग्राम को उसके अस्तित्व में लाया जा रहा है। ऐसे में महाराजगंज को विश्व पटल पर एक बड़ी पहचान मिलेगी। सर, आपने जो रिसर्च किया, आप जो मेहनत करते रहें, आप देवरिया भी गए, कुशीनगर भी गए, बिहार भी गए, नेपाल भी गए। इन जगहों पे जाकर के इन स्थानों की पहचान किया आपने। तो ऐसे में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? और क्या कभी किसी जनप्रतिनिधि ने या फिर प्रशासन ने आपके इन चीज़ों को महत्व दिया? कितना अहम समझा इसको? और अब जाकर के प्रशासन, जिलाधिकारी, महाराजगंज जिलाधिकारी भी रुचि दे रहे हैं और अपने महाराजगंज के सांसद, भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी इसमें बहुत रुचि ले रहे हैं और साथ ही उन्होंने संसद में भी इस चीज़ को पर्यटन के रूप में विकसित करने की बात कही है और विकसित होने का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। आपका उत्तर देने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि रामग्राम के बारे में थोड़ी-सी जानकारी आपको दूँ। रामग्राम वो स्थल है, जहाँ पर जिस समय भगवान गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में जिस समय उनकी मृत्यु हुई, तो उस समय
गौतम बुद्ध के आस-पास यहाँ जो 16 जनपद थे, उनके जो मुखिया थे, उनके जो राजा थे, वे भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो जिस समय कुशीनगर में उनकी डेथ हुई, तो उस समय उनके अस्थि अवशेष को लेने के लिए उनमें से 8 राजा वहाँ पहुँचे अपने सेना के साथ। और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि आपस में संघर्ष जैसी स्थिति पैदा हो गई। ऐसी स्थिति में सुबुद्ध नाम का एक ब्राह्मण था, उसने कहा कि आप आपस में संघर्ष मत करें, मैं इन अस्थियों को जो है 8 हिस्सों में बाँट देता हूँ। तो उसको उन्होंने 8 हिस्सों में बाँटा और स्वाभाविक सी बात है कि उस समय ये जो कोलीय जनपद था, उस समय यहाँ के मुखिया थे महाकाल। वे उस अस्थि अवशेष को लेने गए थे। जब उनको वो अस्थि अवशेष मिला तो हाथी पर उसको रख कर के और काफ़ी गाजे-बाजे के साथ उस अस्थि अवशेष को वो यहाँ पर ले आए और एक स्तूप बना कर के और उसके अंदर उसको उन्होंने अवस्थित किया। बाद में कुषाण काल में उसको ईंटों का बनाया गया और उसके बाद ही उसकी मान्यता और बढ़ी। तो इस तरह से जो रामग्राम का स्तूप है, अ, वह सामान्य कोई स्तूप नहीं है, वो भगवान गौतम बुद्ध की समाधि है। महाराजगंज को दुनिया में बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन रामग्राम को पूरी दुनिया जानती है और सबको इस बात की प्रतीक्षा है कि कब रामग्राम का स्तूप प्रकाश में आए और संपूर्ण विश्व के जो पर्यटक हैं, वो उसका दर्शन करने के लिए आएँ। आपने अभी लोगों के बारे में बताया, तो कोली असल में इस समय किस बिरादरी से वो लोग बिलॉन्ग करते हैं? जैसा कि आपने इन चीज़ों को किताब में बताया है, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ। ऐसा है कि वर्तमान में अ, आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ जेएलएनएस पीजी कॉलेज में रक्षा अध्ययन का एचओडी रहा। तो हमारे जो सहयोगी थे वो डॉक्टर प्रेमचंद, वो पटनवार जाति के हैं। तो ये संयोग से मैं उनके आवास पे पहुँचा और बहुत सारी उन्होंने बातें जो बताई, वो उस समय जो कोलियों की परंपराएँ थी उनसे मेल खाती थी। और इस तरह से और जो उन्होंने वो बातें बताई जैसे सती चौरा के बारे में उन्होंने बताया। तो जो पटनवार जाति के लोग हैं, उनका अपना सती चौरा भी है। पहले यदि किसी महिला की मृत्यु होती थी, वो अपने पति के साथ सती हो जाती थी। उन्होंने ये हालाँकि काफ़ी बड़े-बड़े खेतिहर हैं, लेकिन इनकी घर की महिलाएँ कभी भोजन लेकर के और खेतों पर नहीं जाती हैं, जैसा कि आम मज़दूर वर्ग में जो है प्रचलित है। उनकी उनकी सारी जो गतिविधियाँ हैं, वो एक बहुत ही संयमित और एक क्षत्रिय कुल की महिला की तरह से हैं। तो इस तरह से ये जो पटनमार हैं, हमने पहले ही आपको बताया कि जो कोलीय जनपद की उत्पत्ति है, वो बनारस के राजा राम जो कि नागवंशी क्षत्रिय थे और शाक्य राजकुमारी जो कि सूर्यवंशी क्षत्रिय थी, ये इनके मेल से हुए। तो इस तरह से वो पितृपक्ष से नागवंशी क्षत्रिय हैं और मातृपक्ष से वो सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। और सवाल सर, जैसा कि आपने अपने बुक में ये भी लिखा हुआ है, जो 8 जो स्तूप बनाए गए थे उनके अस्थि अवशेषों के, वहाँ पे कोई ऐसा सम्राट भी आया था जिसने उन्हें निकाल कर के कई हज़ार भागों में बाँटा। तो क्या महाराजगंज के रामग्राम स्तूप का भी अ, विभाजन हुआ था? ऐसा है कि सम्राट अशोक, जिसे पहले चंडाशोक कहा जाता था, अ, वो पहले बहुत ही क्रूर था। लेकिन जब उसने कलिंग विजय किया, तो कलिंग विजय के पश्चात उसका मन पूरी तरह से बदल गया और वो बौद्ध हो गया। बौद्ध होने के पश्चात उसने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए तमाम काम किए।
अपने उस जो महेंद्र और संघमित्रा थी, जो कि उनके पुत्र और पुत्री थे, उसको उन्होंने श्रीलंका भेजा और बहुत सारे काम किए उन्होंने। तमाम शिलालेख उसने पूरे अपने राज्य में लगवाए और उस पर तमाम बुद्ध के जो तमाम अभिलेख हैं, उनको भी उसने लगवाया। बाद में सम्राट अशोक ये जो 8वाँ स्थल थे, जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष पर स्तूप बनाए गए थे, वो उन सभी स्थलों पे गया। अस्थि अवशेष निकाले और उस पर उसके छोटे-छोटे हिस्से करके और उसने जो है हज़ारों स्तूपों का निर्माण किया। लेकिन जब वो रामग्राम के स्तूप पर आया, तो उसने देखा कि जंगल से बाघ आ रहे हैं और हाथी आ रहे हैं और वो उस स्तूप की प्रदक्षिणा कर रहे हैं और उसी समय वो जो नाग था जो कि स्तूप की रक्षा करता था, वो ब्राह्मण का वेश धर करके और उनके सामने आया और उसने सम्राट अशोक से ये प्रार्थना की कि बड़ी कृपा होगी यदि आप इस स्तूप से जो है वो भगवान के जो अस्थि अवशेष हैं उनको लेकर के ना जाएँ। तो वो बहुत ही प्रभावित हुआ और बिना अस्थि अवशेष लिए हुए ही जो है वो यहाँ से चला गया। और इस तरह से यह जो स्तूप है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तूप है और इसमें भगवान गौतम बुद्ध के 1/8 अस्थि अवशेष पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। ये यहाँ वाली सुरक्षित है। महाराजगंज की जो रामग्राम की जो स्तूप है, अस्थि अवशेष स्तूप है, जिस ज़माने में वो बनी थी, तब से आज तक उसी स्थिति में है। उसके विभाजन नहीं किए गए हैं। बाकी अन्य जगह जो हैं, उनके विभाजन हुए हैं, सम्राट अशोक द्वारा। सर, आपने जब ये बुक लिखा और बुक लिखने के समय आपने जब रिसर्च शुरू किया था, तो आप बिहार भी गए, नेपाल भी गए। वहाँ क्या प्रमाण मिले थे? जब इस पुस्तक का लेखन हो रहा था, तो उस समय बहुत सारी समस्याएँ आई थीं। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए हमको जगह-जगह जाना पड़ा। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि नेपाल में रामग्राम का स्तूप है। तो उस समय मैं नेपाल गया एक जगह जिसको उस समय उज्जैनी कहा जाता था। उज्जैनी में एक हमको स्तूप मिला लेकिन वो पूरी तरह से मिट्टी का स्तूप मिला। अ, ये उज्जैनी का नाम रामग्राम तो बहुत बाद में हुआ। हमारे वहाँ जाने के दसियों साल बाद लगता है कि नेपाल सरकार ने प्लान्ड वे में जो है रामग्राम का स्तूप उसको प्रचारित करने के लिए और उसने ऐसा किया। वास्तव में वो मौर्यों का क्षेत्र था और जिस समय भगवान गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष का वितरण हो रहा था, उस समय मौर्य वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। वो बाद में वहाँ पर पहुँचे और बाद में पहुँचने के बाद वहाँ पर उनको जो लकड़ी और कोयले के टुकड़े वगैरह बिखरे पड़े थे, उसको ही बाँध करके वो ले गए। और वहाँ पे जो स्तूप बनाया, हमारे हिसाब से वो अंगार स्तूप है। रामग्राम के स्तूप के होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, तो देवदह जैसा कि महाराजगंज के नौतनवा तहसील के लक्ष्मीपुर ब्लॉक में स्थित है और वो भगवान बुद्ध का ननिहाल व ससुराल दोनों ही है। और महाराजगंज की सदर तहसील के चौक बाजार से करीब महज 10 किलोमीटर की दूरी पे राम 10 मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पे, महज 2 किलोमीटर दूरी पे चौक बाजार से रामग्राम है, जहाँ अब बहुत ही अच्छी तरीके से जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि वहाँ विकास कर रहे हैं। गेस्ट हाउस बनने जा रहा है देवदह में, जहाँ लोग ध्यान केंद्र रहेगा, ध्यान कर सकते हैं और वहाँ बाहर से आने वाले सैलानी वहाँ रुक सकते हैं। अब पर्यटन की दिशा में बहुत तेज़ी से विकास यहाँ होने वाला है। सर, आपने अपने बुक को जो लिखाया है जनपद महाराजगंज के बौद्ध स्थल, देवदह, रामग्राम, कुंवरवर्ती स्तूप, ये वो बुक है जिसे प्रोफेसर डॉक्टर परशुराम गुप्त सर ने आपने लिखा है और ये महाराजगंज के एक ही दुकान विद्यार्थी पुस्तक मंदिर आपके कॉलेज के समीप में ही है। वहाँ पे ये किताब वहाँ पे ये किताब मिल जाती है और ना मिले तो सर से संपर्क करें, सर के पास ही बुक मिलेगी। और आपने इसका प्रकाशन इंग्लिश में भी कराया है, देवदह रामग्राम, डॉक्टर परशुराम गुप्त।
सर की जो मेहनत करी 25-30 सालों की जो मेहनत है वो अब जा कर के साकार हो रही है। सर आपका एक लाइन में हम एक और शब्द जानना चाहेंगे आपके मुँह से। अब जब ये प्रकाश में आ रहा है, रामग्राम विकसित हो रहा है, देवदाह विकसित हो रहा है, लोग कुछ ही दिन में दुनिया जानेगी रामग्राम को, देवदाह को, तो कैसी खुशी मिल रही है आपको? अब वो तो अ, उनको हम किन शब्दों में व्यक्त करें, हमारे पास शब्द नहीं है। लेकिन ये है कि जब 27 साल की साधना फलीभूत होती है, तो मन में प्रसन्नता होती है और सबसे बड़ा संतोष ये है कि यह जो भूमि है महाराजगंज की भूमि, इसका जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो इसे मिलने जा रहा है और यही हमारे लिए सबसे बड़े संतोष का विषय है। एक और सवाल छूट गया था आपसे सर। महाराजगंज में पुरातत्व से संबंधित क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसी-कैसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे पाई गई हैं, जो आपके आँखों के सामने संजोए गए हैं जिन्हें? मुख्य तो 2 ही स्थल हैं विशेष रूप से जो देवदाह और रामग्राम के रूप में हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ और भी धार्मिक स्थल हैं और कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं भिटौली से पश्चिम की तरफ लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थल से एक तालाब से 2 भगवान विष्णु की प्रतिमाएँ निकली थीं। संभवतः महदैया वो स्थान है। तो वहाँ पर एक भगवान विष्णु की प्रतिमा को तो ग्रामीणों ने मंदिर बना करके उसके अंदर स्थापित कर दिया है। लेकिन एक जो प्रतिमा है वो वहीं पर एक पेड़ के नीचे ही जो है वो रखी गई है। अभी जो अपने जिलाधिकारी हैं अ अ, उम, हाँ सत्येंद्र कुमार जी, तो उन्होंने जो प्रयास प्रारंभ किए हैं उन प्रयासों में देवदाह और रामग्राम की पहचान विकसित करने के लिए उन्होंने प्रयास प्रारंभ किए हैं। इस प्रयास में अपने जो सांसद हैं और वर्तमान वित्त राज्य मंत्री पंकज जी वो भी पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं और अभी डीएम साहब ने एक जो प्रयास प्रारंभ किया है अ, संग्रहालय विकसित करने का। हम आपको ये बताएँ कि जिस समय एसपी विजय कुमार जी यहाँ पर थे, तो उन्होंने लगभग 350 से अधिक स्थलों से कुछ पुरातात्विक महत्व की चीज़ें एकत्रित करवाई थी और वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो वो पहले यहाँ ब्लॉक में एक हॉल में उनको संजोया गया, उसके बाद उनको हेडक्वार्टर पे ले जाया गया, फिर हेडक्वार्टर से महाविद्यालय में उसको स्थानांतरित किया गया। तो अभी कॉलेज में ही वो सारे के सारे पुरावशेष रखे हुए हैं। अपने डीएम साहब का प्रयास ये है कि एक संग्रहालय का निर्माण हो और उस संग्रहालय में उन समस्त चीज़ों को रखा जाए, व्यवस्थित किया जाए। और जैसे ही संग्रहालय का निर्माण होता है तो वैसे ही तमाम पुरातात्विक महत्व की चीज़ें उस संग्रहालय में संजोई जाएँगी। कुषाण कालीन के कालीन 3 तांबे के सिक्के हमारे पास भी हैं। एक वेदिका है जिसके कभी महाराज अंजन उसकी पूजा करते रहे होंगे, ग्रामीणों ने हमको दिया था। एक गणेश जी की प्रतिमा है जो कभी महाराज अंजन के महल के गेट पर रही होगी। वो भी हमारे पास है। जब कभी भी संग्रहालय की स्थापना होती है तो ये सारी चीज़ें हम संग्रहालय को सौंपेंगे, सहार सौंपेंगे और ये हमारा सौभाग्य होगा। यहाँ पर कुछ ऐसे पुराने जमींदार हैं जिनके पास महाराजा रतन सेन के समय के ताम्रपत्र हैं जिनकी हमें जानकारी है। जिस समय यहाँ पर संग्रहालय की स्थापना हो जाएगी तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो ताम्रपत्र भी संग्रहालय को सौंपें और इस तरह से ये पूरा का पूरा जनपद पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और हज़ारों की संख्या में पुरातात्विक महत्व की चीज़ें इस समय महाराजगंज जो पीजी कॉलेज है उसके संग्रहालय में हैं। वो सारे के सारे जब वहाँ पर जाएँगे तो जो संग्रहालय है वो एक बहुत ही समृद्ध संग्रहालय के रूप में दिखाई देगा। देवदाह से जो तमाम पुरातात्विक महत्व की चीज़ें प्राप्त हुई थीं
वो इस समय कुशीनगर के संग्रहालय में है। एक पूरा का पूरा विंग ही है जो जिसमें वो संयोजित की गई थी। अ, अब जब यहाँ पे अपना संग्रहालय बनेगा, तो प्रयास ये होगा कि वे सारी सामग्री भी उसमें आएँ, ताकि इस संग्रहालय का गौरव और भी बढ़े। जिस समय की बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं, उस समय यह क्षेत्र बहुत फलित-फूलित था। लेकिन धीरे-धीरे महाराजगंज की पहचान धीरे-धीरे धूमिल-सी हो गई थी। अब जब जाकर के रामग्राम और देवधा को असली पहचान मिल रही है, तो असल में महाराजगंज का नाम भी विश्व पटल पर तेज़ी से उभरेगा।